तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई मूवी फॉरेंसिक को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि एक लड़की को जन्मदिन मनाते हुए देख रहा होता है। लड़की के पिता जब लड़के को देखते हैं तो वो उसे बाद में खूब पीटते हैं कि तुझे बाहर आने को मना किया था ना, तो क्यों आया? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। तेरा भी जन्मदिन आने वाला है ना, तुझे मैं जान से मार डालूंगा। रात में जब सब सो जाते हैं तो वो लड़का बड़ी सी चाकू लेकर उस बच्ची के पास जाते दिखता है जिसका जन्मदिन था। अब यहाँ से कहानी कई साल आगे जाती है जहाँ हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को देखते हैं जो कि एक क्राइम सीन पर गया होता है जहाँ एक औरत का खून हुआ था। समझ पाना मुश्किल था कि औरत मरी कैसे, पर जॉनी क्राइम सीन की अच्छे से जांच करके तुरंत बता देता है कि खून उसके पति ने ही किया है, उसके टूथपेस्ट में जहर मिला के। जॉनी अपने काम में एकदम एक्सपर्ट था और अपने काम को बड़े मजे से करता था और काफी हंसमुख नेचर का था वो। अब कहानी शिफ्ट होती है मसूरी में जहाँ हम आन्या नाम की एक बच्ची को देखते हैं चर्च में, जो कि दूसरी बच्ची को गाते देख रही होती है। दूसरी बच्ची का जन्मदिन था तो वो उसे टॉफी देने आती है, तो आन्या उसे जन्मदिन की बधाई देती है। अगली सुबह एसआई मेघा को खबर मिलती है कि कूड़ेदान में एक लड़की की लाश मिली है, तो वो उसकी तहकीकात करने जाती हैं। वो लाश उसी लड़की की थी जिसका जन्मदिन था। जूनियर ऑफिसर बताता कि उसकी लाश सबसे पहले जस्सू पहाड़ी नाम के एक आदमी ने देखी थी, लेकिन वो कहीं भाग गया है। हमें देखने मिलता है कि आन्या मेघा की भांजी है और जॉनी आन्या का चाचा है। सीनियर ऑफिसर उस बच्ची जेनी का केस मेघा को हैंडल करने को कह देते हैं, तो दूसरे ऑफिसर माथुर को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ही ये केस मिलेगा। सीनियर ऑफिसर फॉरेंसिक जांच के लिए जॉनी को देहरादून से बुलाते हैं, तो मेघा को ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जॉनी और मेघा के बीच पहले कभी प्रेम संबंध था, लेकिन किसी बात पे दोनों में अनबन हो गई जिसके चलते दोनों अलग हो गए। मेघा चर्च की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें उसे आन्या दिखाई पड़ती है, तो थोड़ा वो सोचती है लेकिन वो ना फंसे इसलिए उसे इग्नोर कर देती है। चर्च से जब सब लोग चले गए थे तो जेनी चर्च वापस आई थी वाटर बॉटल लेने, जो कि वो भूल गई थी। तभी कोई वहां आया था जिससे उसने हाय कहा। वो उसके पास गई तो उस इंसान ने उसे खींच लिया और फिर उसके बाद जेनी गायब हो गई और फिर उसकी लाश मिली। मेघा सोचती है कि जेनी ने उसे हाय कहा, मतलब वो उस इंसान को पहले से ही जानती थी और देखने से लग रहा था कि वो इंसान उसकी ही हाइट का है। मेघा अकेले में आन्या से पूछती है कि तुम चर्च क्यों गई थी, तो वो बताती कि वो तो बस गाना सुनने गई थी, फिर उसके बाद स्कूल वापस आ गई थी। अब जॉनी वहां आ जाता है तो आन्या अपने चाचू को देख बड़ी खुश होती है, लेकिन मेघा को बिल्कुल खुशी नहीं होती। इसके बाद जॉनी अपने भाई अभय से मिलने जाता है। अभय आन्या का पिता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि वो आन्या से नहीं मिल सकता था और जो हुआ था वो हादसा इतना दर्दनाक था कि अभय उस चीज से आज तक उभर नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। जॉनी क्राइम सीन पे जाता है और वहां अच्छे से जांच पड़ताल करते हुए सबूत इकट्ठा करता है। जॉनी मेघा को बताता है कि जेनी पर चाकू से हमला किया गया था बहुत बार, वो भी उसकी पीठ पर, और जिस एंगल से मारा गया था उसे देख के लगता है कि खूनी लेफ्टी है। जॉनी अपना दिमाग और काबिलियत का इस्तेमाल करके ये तो पता लगा लेता है कि जेनी चर्च से निकल के जंगल की ओर गई थी, लेकिन ये पता कर पाना मुश्किल था कि वो एग्जैक्ट कहाँ गई थी। जब खूनी जेनी की लाश को ठिकाने लगाने कूड़ा फेंकने वाली जगह पे लेके आया तो उसने लाश को वहां बनी दीवार के उस पार फेंकने की कोशिश करी थी, पर कर नहीं पाया, इसलिए लाश वहीं छोड़कर चला गया। दीवार की ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं थी। चर्च में जब जेनी ने खूनी को हाय कहा था तो वो भी जेनी के बराबर में था, तो मतलब खूनी की लंबाई ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत छोटी है। चर्च में एक सफाई कर्मचारी था जो कि बौना था, जिसका नाम था चार्ली, तो शक के तौर पर उसको ही धर लिया जाता है। आन्या की थेरेपी चल रही थी और उससे एक मनोचिकित्सक मिलने आती थी जिसका नाम था रंजना। आन्या जब छोटी थी तो उसने अपनी माँ और अपनी जुड़वा बहन को खो दिया था, तो उस वजह से उसे काफी सदमा पहुंचा, तो इसीलिए उसकी थेरेपी चल रही थी। अभय भी इसी वजह से डिप्रेशन में था क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बच्ची को खोया था और उनके जाने
बचाने का जिम्मेदार खुद को मानता था। आन्या को लगता था कि उसके पापा उसकी बहन आद्या को ज्यादा प्यार करते थे उससे कम। तो रंजना कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। अभय अपनी बेटी आन्या से मिलने के लिए तड़प रहा था 5 सालों से, लेकिन मेघा ने रोक रखा था उसे मिलने से। वजह आपको आगे पता चलेगी कि ऐसा क्यों किया। रंजना के घर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, तो मेघा जब आन्या को लेने आती है तो उनके बारे में पूछती है। तो रंजना उन्हें अपना गुरु बताती है, जो कि उसके लिए पिता समान थे। महीने भर पहले उनके ब्लड कैंसर का रिलैप्स हुआ था, तो रंजना उनके साथ ही रहती थी उनका ख्याल रखने के लिए। 5 साल पहले हुआ ये था कि अभय अपने पूरे परिवार के साथ मेला घूमने गया था। उस दिन आद्या का जन्मदिन था। अचानक आद्या गायब हो गई। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें उसकी लाश मिली, पत्थर से कुचली हुई। ये हादसा अभय की पत्नी बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली। मेघा ये समझती थी कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अभय है, इसीलिए वो आन्या को अपने साथ लेके चली जाती है और अभय के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेती है ताकि वो अपनी बेटी से मिल ना सके। इस तरह से बेटी के मरने का और अपनी पत्नी के चले जाने का अभय को भी दुख था, बल्कि उसे तो ज्यादा था, क्योंकि जब ये सब हुआ तब वो वहीं मौजूद था पर कुछ कर ना पाया। पर मेघा ने उसकी फीलिंग को नहीं समझा, बल्कि उसे गैर जिम्मेदार समझ लिया। जॉनी चार्ली से मिलता है और उसकी लंबाई और वजन दोनों मापता है और उसके पैरों के निशान भी लेता है ताकि वो उस निशान से मैच कर सके जो निशान उसे क्राइम सीन पर मिले थे। अब हम देखते हैं कि अदिति नाम की बच्ची का जन्मदिन होता है, जो कि एमएलए की बेटी थी। तो वहाँ आन्या भी गई होती है जन्मदिन मनाने। उधर मेघा पहुंच जाती है जस्सू पहाड़ी के घर, तो उसके घर पर ताला लगा था बाहर से, लेकिन जब वो ताला तोड़ के अंदर जाती है तो जस्सू उसे अंदर ही मिलता है छुपा हुआ। पार्टी में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, तो आदिति कहीं छुपने जाती है। तभी पीछे से उसके पास कोई आता है जिसकी आवाज बच्चों जैसी थी और आदिति उसे हाय भी कहती है और फिर वो इंसान आदिति को खींच लेता है और चुटकी बजने की आवाज आती है और आदिति लापता हो जाती है। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को बुलाया जाता है, तो उसे जंगल की ओर जाते पैरों के निशान मिलते हैं। जो भी था वो नंगे पैर था और पैरों के निशान खून से भरे थे, तो मतलब उस इंसान के पैर में चोट लगी हुई है जो उस बच्ची अदिति को लेके गया। जनी के क्राइम सीन से जो पैरों के निशान मिले थे वो इस पैर के निशान से मैच हो रहे थे। चार्ली वो इंसान नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पैर के निशान अलग थे और उसका वजन 47 किलो से ज्यादा था, जबकि जिसके पैर के निशान मिले उसका वजन 40 किलो से कम होने की संभावना है। सभी चीजों को देखते हुए जॉनी कहता है जिसकी हमें तलाश है वो 10 से 12 साल का एक बच्चा है। जस्सू पहाड़ी ने गवाही दी कि मैं सुबह सुबह कूड़ा बिनने गया था तो मैंने देखा कि दीवार के उस पार से कोई बच्ची की लाश इस पार फेंकने की कोशिश कर रहा है। जब उसने दीवार से झांक के देखा तो उसे एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि देखने में काफी भयानक लग रहा था। पुलिस उस बच्चे का स्केच बनवाती है और हर जगह लगवा देती है, जिसे देख सब हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा किसी का खून कैसे कर सकता है। मेघा को जुवेनाइल जेल से कॉल आता है कि जिस बच्चे की आपको तलाश है वो 3 साल पहले हमारे जेल में आया था। कारण था कि उसने अपने माता पिता दोनों को मार डाला था। वो बच्चा बहुत खतरनाक है, उसका नाम रोहन है और वो 3 साल पहले यहाँ से भाग गया था। अब हम देखते हैं कि आन्या रंजना के पास होती है। उसका सेशन खत्म होने के बाद रंजना किसी को कह के उसे घर छुड़वाने वाली थी, लेकिन आन्या गायब हो जाती है। मेघा उसके फेवरेट पार्क में उसे ढूंढने जाती है तो वो तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ कोई और भी मिलता है। उसके साथ था रोहन, जिसकी पुलिस को तलाश थी। वहीं पास में ही मेघा को अदिति की लाश पड़ी मिलती है। रोहन पकड़ा गया था, तो जो अब तक लोग डरे सहमे थे खूनी की वजह से, वो अब चैन की सांस ले पाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जूनियर ऑफिसर की बच्ची का जन्मदिन होता है, जहां आन्या भी आई हुई थी। बच्ची दीवार के ऊपर चढ़ रही होती है, जहां से एक कदम आगे रखा तो सीधा खाई में। धीरे धीरे पीछे आन्या आती है उसे धक्का देने के लिए, लेकिन तभी बच्ची को उसके पिता बुला लेते हैं, तो आन्या उसे धक्का नहीं दे पाती। रोहन से पूछताछ की जाती है पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, एकदम पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। रोहन से पूछताछ करने वाली वीडियो फुटेज देखकर उसे एनालाइज करते हुए जॉनी मेघा से कहता है कि मुझे लगता है कि रोहन ने वो सारे खून नहीं किए हैं। इस बात पर मेघा और जॉनी के बीच बहस हो जाती है कि पहले कहा चार्ली है, फिर कहा बच्चा है और अब कह रहे हो कि बच्चा खूनी नहीं है। तुम पर भरोसा करके ही गलती कर दी मैंने। अब एक बिंदिया नाम की बच्ची के गायब होने की खबर आती है। रोहन तो जेल में था, फिर बच्ची कैसे गायब हो गई? रंजना मनोचिकित्सक
थी तो मेघा उससे कहती है रोहन से बात करने के लिए अपने हिसाब से, ताकि कुछ पता चल पाए। रोहन ने अपने माता पिता को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसे हमेशा बुद्धू बुद्धू कहा करते थे। रंजना उन बच्चियों के बारे में पूछती है तो रोहन कहता मैं इन लड़कियों को नहीं जानता, मैंने बस वही किया जो मुझे बताया गया। एक छोटी बच्ची मुझसे बात करती है, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है, मैं बस वही करता हूँ जो वो मुझे बताती है। न्यूज चैनल में एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें देखने मिलती है आन्या जो कि बिंदिया की लाश लेकर जा रही है। ये वीडियो हर जगह फैल जाती है और अब बवाल मच जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर इस केस को हैंडल कर रही है उसी की भांजी ये सब खून कर रही है। ये खबर देखते ही मेघा स्कूल जाती है आन्या को लेने, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सीनियर ऑफिसर मेघा और जॉनी को इस केस से निकालते हुए उन्हें सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि आन्या उनकी जानने वाली थी और ये केस अब ऑफिसर माथुर को दे दिया जाता है। जहां जहां घटनाएं हुई वहां वहां आन्या मौजूद थी तो मेघा को लगता कि शायद उसने ही सब किया है या फिर किसी ने उससे करवाया है। जॉनी और मेघा दोनों सस्पेंड थे लेकिन दोनों ही लगे होते हैं आन्या को ढूंढने में। असली खूनी की तलाश में जॉनी को बिंदिया की लाश मिलती है। मेघा हाउस अरेस्ट थी लेकिन जॉनी चुप चुपा के उससे मिलने जाता है। मेघा एकदम हार गई थी कि वो कभी आन्या को नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन जॉनी उसे हिम्मत देता है, हौसला देता है, उसके होठों से होठ मिला उसे सांस देते हुए। सांसों का आदान प्रदान होने के बाद काम की बात होती है कि आन्या का जो वीडियो वायरल हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज है और किसी ने जानबूझकर उस फुटेज को वायरल किया ताकि सारा इल्जाम उस पर जाए। जॉनी ने बिंदिया की बॉडी की जांच की थी तो उसे पता चला कि उसे किसी बच्चे ने नहीं बल्कि किसी बड़े इंसान ने मारा है। उसके हाथों पर दांत से काटने का निशान था तो उसका जो डीएनए था वो एक आदमी का था। ये आदमी ही बच्चों से गलत करवा रहा है और इस बार उसने खुद ही गलत किया और जिस तरह उसे मारा है कोई सनकी ही ऐसा कर सकता है। मुझे एक पुराना घर मिला और वो वही घर है जहां आन्या की वीडियो बनी है। ये जो घर है वही मेन क्राइम सीन है जहां सबको मारा गया। वहां मुझे एक ब्लड सैंपल भी मिला। उस घर का जो मालिक है वो कई सालों पहले मर चुका है। दोनों लोग अब वहां से चुपके से निकल जाते हैं आन्या को ढूंढने और जॉनी को थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि वो कहाँ है। आन्या अपने पिता अभय के पास थी। अभय ने एक घर ले रखा था जिसके बारे में किसी को कभी नहीं बताया और वो अपनी बेटी से छुप छुप के यहाँ मिला करता था। वो आन्या को न्यूज में देख के डर गया था, इसलिए वो आन्या को यहाँ ले आया ताकि खूनी उसके साथ कुछ ना कर पाए। मेघा को पता चलता है कि 5 साल पहले ऐसे ही सेम केसेस ऋषिकेश में भी हुए थे जहाँ खूनी बच्चियों के जन्मदिन पर उनको मार डालता था। अब जाके मेघा को अभय पर विश्वास होता है कि वही सही इंसान है जो आन्या को सुरक्षित रख सकता है। वो लोग ऋषिकेश के लिए निकलते ही हैं कि तभी ऑफिसर माथुर उन्हें रोकने आ जाते हैं, पर जॉनी उसे चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। जॉनी अपने गुरु डॉक्टर सोलंकी के पास जाता है ताकि इस केस में वो थोड़ी मदद कर सकें अपनी एडवांस रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। मेघा उन बच्चियों की केस फाइल देख रही होती है जिनकी 5 साल पहले मौत हुई थी तो उसमें आद्या की भी फाइल थी। जॉनी को उन बच्चियों के एविडेंस से एक और दांत का निशान मिला जो कि बिंदिया के शरीर में मिले दांत के निशान के डीएनए से मैच हो रहा था, लेकिन निशान दोनों अलग अलग थे। डॉक्टर सोलंकी कहते हैं कि तुम्हें एफडीपी करना चाहिए। एफडीपी के जरिए इंसान के डीएनए से हम उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी आंखों का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है ये पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे का पूरा ढांचा पता लगाया जा सकता है। अब जॉनी खूनी का डीएनए लेके एफडीपी करना शुरू करता है और उसका चेहरा बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला था। मेघा को पता चलता है कि 5 साल पहले जो बच्चियां मरी उसमें से एक बच्ची को डिप्रेशन था तो डॉक्टर रमेश नाम के मनोचिकित्सक उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ती थी वहां भी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रमेश ही थे। डॉक्टर रमेश का घर बंद पड़ा था तो पड़ोसी से पता चलता कि उनको कैंसर था, लेकिन वो ठीक हो गए थे, पर वो खुश नहीं थे क्योंकि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी जिसका नाम था शशि। 10-12 साल का था शशि जब रमेश ने उसे गोद लिया। उसे कोई दिमागी बीमारी थी। जब उसे रमेश के कैंसर के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाया और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। उन्हें रमेश की फोटो मिलती है तो वो होते हैं रंजना के गुरु जिनके साथ वो रहती थी। मेघा को लगता कि रमेश ही खूनी है। उसने ही सारे खून किए 5 साल पहले और अपने बेटे को भी मार डाला। शायद उसके बेटे को उसका राज पता चल गया होगा इसलिए, और अब 5 साल बाद किसी बात से वो ट्रिगर हुए और फिर से खून करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब रंजना की जान खतरे में है। डर ये भी था कि आन्या का
जन्मदिन था तो हो सकता है कि रमेश उसे मारने की कोशिश करे, क्योंकि सभी बच्चियां उनके जन्मदिन पर ही मारी गई थीं। अभय आन्या का जन्मदिन मनाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे दौरा पड़ जाता है। वो उसकी मनोचिकित्सक रंजना को फोन करता है और जल्दी आने को कहता है। मेघा और जॉनी रंजना के घर पहुंचते हैं तो रमेश उन्हें वहीं मिलते हैं। एफडीपी का रिजल्ट आ जाता है और जो फोटो बन के सामने आती है वो रंजना की थी, जो कि शशि से मैच हो रही थी। रमेश कहते हैं, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाया। शशि का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था। वो जुवेनाइल सेंटर में था। मैंने उसे गोद लिया और उसे घर ले आया। मैंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसने भी मुझे अपना पिता मान लिया। वो भी मेरी तरह चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बनना चाहता था। रमेश बच्चों को हिप्नोटाइज करने में माहिर थे और ये चीज शशि को बहुत सही लगती थी कि किसी से कुछ भी कराया जा सकता है उसे सम्मोहित करके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मुझे कैंसर हो गया। रमेश शशि से कहते हैं कि तुम मुझसे बेहतर साइकेट्रिस्ट बनोगे। शशि कहता, मुझे अब सब कुछ कौन सिखाएगा? आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं आपको नहीं खो सकता। एक रात वो खून में लथपथ घर आता है। शशि कहता, ये मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, आप बस ठीक हो जाओ, यही चाहिए मुझे। इसके बाद शशि घर छोड़ के चला गया। मतलब शशि ने सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं, अपनी पूरी पहचान बदल ली अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के, और पूरे समय वो सबके सामने डॉक्टर रंजना बन के घूमता रहा। शशि ने उन्हीं बच्चियों को निशाना बनाया जो स्कूल में उससे काउंसलिंग ले रही थी। रमेश जी कहते हैं, मेरे कैंसर ने उसके ट्रॉमा को फिर से ट्रिगर कर दिया। शशि जब आन्या के पास जा रहा था तो रमेश उससे कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरी आखिरी इच्छा मानकर ये सब बंद कर दो। शशि कहता, आपको हर बार मुझसे क्यों छीना जाता है? बचपन से यही होते आ रहा है। मेरी बहन को मेरे बाप का प्यार मिला, मुझे नहीं। उन बच्चियों को उनके बाप का प्यार मिला, मुझे नहीं। ये मुझसे देखा नहीं जाता। आज इस बच्ची को उसके बाप का प्यार मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? मेरा बाप तो मर रहा है। पिछली बार बच्चियां मरी थी, आप ठीक हो गए थे, इस बार भी आप ठीक हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि आद्या को शशि ने ही मारा था, वही उसका सबसे पहला खून था। फिर जब वो उसका खून करके घर आया तो रमेश ने कहा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मैं रिकवर हो रहा हूँ। शशि वही बच्चा था जिसे हमें फिल्म की कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। शशि के दिमाग में दो चीजें थी। पहला कि उसे बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, जिसके चलते उसने अपनी बहन को ही मार डाला जिसे प्यार मिलता था। फिर वो जेल चला गया और वहां से रमेश ने उसे गोद लिया। फिर जब सब सही चल रहा था तो रमेश को कैंसर हो गया। ये बात शशि के दिमाग में खटक गई कि फिर से उसके पिता का प्यार उससे छिन जाएगा। उसे जलन होती थी उन बच्चियों को देखकर जिन्हें अपने पिता का प्यार मिलता था, तो उस जलन में वो बच्चियों को मारने लगा। अब इस बीच रमेश का कैंसर सही होने लगा तो शशि को ये लगा कि मैंने बच्चियों को मारा है, इसीलिए रिकवरी हो रही है। रमेश ठीक हो गए थे, लेकिन 5 साल बाद कैंसर फिर से वापस आ गया और फिर से शशि ट्रिगर हो गया। उसने यही सोचा कि अगर वो बच्चियों को मारेगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। पर कैंसर इस बार ठीक होने वाला नहीं था और रमेश मर रहे थे। पर शशि इस बात को जानते हुए भी नहीं मानना चाहता था और खून करने में लगा हुआ था, जलन के मारे और इस विश्वास के मारे कि बच्चियों का खून करूंगा तो पिताजी फिर से ठीक हो जाएंगे। तो ये था सारा चक्कर कि क्यों शशि ये सब कर रहा था। और अब वो गया था आन्या के पास। शशि आन्या के घर पहुंच जाता है और पहुंचते ही सीधा अभय पर चाकू से हमला कर देता है। फिर आन्या के पास जाता है और चुटकी बजाते हुए कहता कि अब आंखें खुलने के बाद तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलोगी। इस वक्त उसकी आवाज छोटी बच्ची जैसी हो गई थी और ऐसे ही वो हर बच्ची को हिप्नोटाइज करते आ रहा था। जब वो रोहन से बात करने गई थी तो उसने उसे भी हिप्नोटाइज करके उसे सब भूलने को कह दिया था। उधर ऑफिसर माथुर मेघा और जॉनी को हिरासत में ले लेते हैं तो जॉनी उन्हें पूरी बात बताता है कि असली माजरा क्या है। तब जाके वो उनके साथ हो जाते हैं। जॉनी सबको लेके उस पुराने घर में जाता है क्योंकि वही शशि का अड्डा था। वो पुराना घर वही घर था जहाँ शशि का बचपन बीता था। वो सब घर में घुसते ही हैं कि शशि एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। जॉनी को आन्या मिल जाती है और उधर मेघा और शशि के बीच भयंकर तरीके से लड़ाई हो रही होती है, जिसमें शशि मेघा पर भारी पड़ रही थी या फिर था, दोनों।
शशि मेघा पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वहां जॉनी आकर शशि को मार डालता है, उस पर लगातार गोलियां चलाते हुए, और इस तरह से बर्थडे किलर का अंत हो जाता है। अभय जिंदा था और अब सब साथ थे और कोई डर नहीं था किसी खूनी का। हम देखते हैं कि अब फिर से मेघा और जॉनी साथ हैं और दोनों मजे कर रहे हैं, पर ये मजे कुछ पल के लिए ही थे, क्योंकि तभी उन्हें कॉल आता है दूसरे केस के सिलसिले में, जिसे सुलझाने के लिए दोनों बहुत उत्साहित थे। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसमें हमें सब कुछ मिला, सस्पेंस भी, थ्रिल भी, तहकीकात भी, ट्विस्ट भी, थोड़ा रोमांस और दिमाग घुमा देने वाला क्लाइमैक्स भी। आपको पहले ही बता दूं कि ये फिल्म 2020 में आई मलयालम फिल्म फॉरेंसिक की रीमेक है। तो कहानी का क्रेडिट तो ओरिजिनल राइटर को ही जाता है, जो कि काफी अच्छी थी, जो कि आपको फिल्म के साथ बांधे रखती है उसका अंत देखने के लिए। खूनी खून क्यों करता था, क्या मकसद था उसका, क्या दिक्कत थी उसकी, ये सब आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आ गया होगा। बाकी मेन चीज यही है कि बचपन में बच्चों का दिमाग विकसित हो रहा होता है, तो जिस तरह से आप उसके साथ बर्ताव करेंगे वो वैसा ही बनेगा। तो बच्चे को कभी ये महसूस होने ना दें कि उसे कम प्यार मिल रहा है और बाकियों को ज्यादा। इससे उसके अंदर दूसरों के प्रति जलन पैदा होने लगती है, जो कि आगे चलकर उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है। बाकी फिल्म में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। विक्रांत मैसी का कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा। वो खुद ऐसी हरकतें करता है जैसे कि वही साइको हो, या फिर जानबूझ के ऐसा दिखाया गया ताकि हमें लगे कि वाकई में वही गड़बड़ है। राधिका आप्टे का भी किरदार सही रहा, उनकी एक्टिंग सही थी। बाकी और सह कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।